नमस्कार, आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है हमारे विशेष कार्यक्रम कृषि दर्शन में, जो समर्पित है हमारे किसान भाइयों और बहनों की समृद्धि, विकास और आधुनिक खेती की ओर बढ़ते हर कदम को। इस मंच के माध्यम से हम लाते हैं खेती से जुड़ी जरूरी खबरें, मंडी के ताज़ा भाव, मौसम का हाल, नई तकनीकों की जानकारी, विशेषज्ञों की सलाह और साथ ही प्रेरणादायक कहानियाँ भी। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के अंक की ओर। सबसे पहले नजर डालते हैं हमारे पहले सेगमेंट खबरें खेती की पर। नमस्कार किसान भाइयों और बहनों, खबरें खेती की के इस विशेष अंक में मैं अपराजिता आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज के इस अंक में हम जानेंगे RSETI हाजीपुर में बकरी पालन प्रशिक्षण, युवाओं के लिए कौशल विकास योजना, पावर वीडर कृषि यंत्र की उपयोगिता, अरुई की उन्नत किस्में तथा लखतर वाली सब्जियों की आधुनिक खेती तकनीक के बारे में और एक सफल किसान की सफलता की कहानी भी जानेंगे। इसके साथ ही जानेंगे पटना मंडी में आलू प्याज के ताज़ा बाजार भाव और मौसम का हाल। तो आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। हाजीपुर में 14 दिवसीय बकरी पालन प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित। कौशल प्रशिक्षण से युवाओं को मिल रहा रोजगार का अवसर। किसानों के बीच बढ़ रही पावर वीडर की मांग। अरुई की उन्नत किस्में एवं आधुनिक बेलदार खेती की तकनीक पर जोर। RSETI हाजीपुर द्वारा वैशाली जिले में 14 दिवसीय बकरी पालन प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इस प्रशिक्षण में ग्रामीण क्षेत्रों से आए 35 महिला एवं पुरुष प्रतिभागी हिस्सा ले रहे हैं। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण युवाओं एवं महिलाओं को स्वरोजगार के लिए प्रेरित करना तथा उन्हें बकरी पालन की आधुनिक एवं वैज्ञानिक जानकारी उपलब्ध कराना है। प्रशिक्षण के दौरान प्रतिभागियों को थियोरी के साथ साथ प्रैक्टिकल प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है। प्रशिक्षकों द्वारा बकरियों की उन्नत नस्ल, संतुलित आहार, टीकाकरण, बीमारियों से बचाव, साफ सफाई एवं उन्नत आवास व्यवस्था की विस्तृत जानकारी दी जा रही है। विशेषज्ञों ने बताया कि पशुओं के रहने के स्थान पर स्वच्छता बनाए रखना अत्यंत आवश्यक है, जिससे पशु स्वस्थ रहते हैं और उत्पादन क्षमता बेहतर होती है। विशेषज्ञों के अनुसार कम लागत और कम जगह में शुरू होने वाला बकरी पालन आज ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार का एक लाभकारी साधन बनता जा रहा है। बड़ी संख्या में किसान एवं ग्रामीण परिवार इससे जुड़कर आत्मनिर्भर बन रहे हैं। बिहार सरकार द्वारा युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से विभिन्न प्रकार के कौशल विकास एवं तकनीकी प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। वैशाली जिले के बेरोजगार युवा इन प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भाग लेकर स्वरोजगार एवं रोजगार के नए अवसर प्राप्त कर रहे हैं। इन कार्यक्रमों के माध्यम से युवाओं को आधुनिक तकनीकी जानकारी, व्यवसाय प्रबंधन एवं रोजगार से जुड़ी आवश्यक जानकारी दी जा रही है, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार आएगा। इस पर युवाओं का कहना है कि प्रशिक्षण से उन्हें नई जानकारी मिली है और अब वे अपना रोजगार शुरू करने के बारे में सोच रहे हैं, जिससे परिवार की आमदनी बढ़ सके। ट्रेनिंग लेने से यह फायदा हो रहा है कि किस तरह से बकरी को रखा जाए, किस तरह से वैक्सीन लगाया जाए और रख रखाव के बारे में हमें बताया जाता है और प्रैक्टिकल भी यहाँ पे कराया जाता है। बकरी फार्म नॉर्मली गांव में सभी लोग करते हैं, जैसे कि प्रशिक्षण लेने का कारण है कि हम कुछ बेहतर तरीक़ा से कर पाएंगे, कि हम अपना स्वरोजगार कर पाएंगे और खुद अपने आप आत्मनिर्भर हो पाएंगे। पावर वीडर एक आधुनिक कृषि यंत्र है, जिसका उपयोग खेतों में खरपतवार हटाने, मिट्टी की गुड़ाई करने तथा फसलों के बीच सफाई के लिए किया जाता है। डीजल या पेट्रोल से चलने वाला यह उपकरण कम समय में अधिक कार्य करने में सक्षम होता है, जिससे मजदूरी खर्च भी कम आती है। धान, मक्का, सब्जी एवं बागवानी फसलों में इसका उपयोग काफी लाभदायक माना जाता है। पावर वीडर से मिट्टी भुरभुरी होती है, जिससे पौधों की वृद्धि अच्छी होती है तथा उत्पादन बढ़ाने में सहायक मिलती है। छोटे एवं मध्यम किसानों के लिए ये एक उपयोगी कृषि यंत्र साबित हो रहा है। अरुई यानी घुइयां
कि खेती किसानों के लिए लाभकारी साबित हो रही है। अधिक उत्पादन एवं बेहतर आमदनी के लिए किसान इसकी उन्नत किस्मों की खेती कर रहे हैं। नरेंद्र अरुई एक किस्म अच्छी पैदावार के लिए जानी जाती है। पंचमुखी किस्म की गुणवत्ता बेहतर मानी जाती है। इंदिरा अरुई एक रोग प्रतिरोधक क्षमता वाली किस्म है। मुक्त केसी किस्म का उत्पादन अच्छा होता है। को एक यानी CO एक व्यावसायिक खेती के लिए उपयुक्त मानी जाती है। श्री रसीम तथा श्री पल्लवी किस्में भी किसानों के बीच लोकप्रिय हो रही हैं। विशेषज्ञों के अनुसार उन्नत किस्मों की खेती से उत्पादन बढ़ता है तथा किसानों को बाजार में बेहतर मूल्य प्राप्त होता है। इस मौसम में बेलदार सब्जियों एवं फलों की खेती के लिए आधुनिक जली एवं सहारा तकनीक किसानों के लिए काफी लाभकारी साबित हो रही है। किसान छत, आंगन अथवा खेतों में बांस, रस्सी और लोहे की तार की सहायता से जाली बनाकर पौधों को ऊपर की ओर बढ़ा सकते हैं। इस तकनीक से पौधों को पर्याप्त धूप और हवा मिलती है, जिससे रोग कम लगते हैं और उत्पादन बेहतर होता है। लौकी, करेला, खीरा, नेनुआ, परवल तथा अंगूर जैसी फसलें इस विधि में आसानी से उगाई जा सकती है। कम जगह में अधिक उत्पादन के साथ फल साफ सुथरे एवं गुणवत्तापूर्ण प्राप्त होते हैं, जिससे किसानों की आमदनी बढ़ती है। वैशाली जिले के जुड़वा बड़ई टोला निवासी रंजीत कुमार चौरसिया आज जिले के सफल नर्सरी व्यवसायियों में गिने जाते हैं। कई वर्षों से वे फलदार, छायादार फूल एवं सजावटी पौधे की नर्सरी तैयार कर रहे हैं। उनकी नर्सरी में तैयार पौधे बेहतर गुणवत्ता और देखभाल के कारण बिहार के विभिन्न जिलों में पसंद किए जाते हैं। राज्य के अलग अलग हिस्सों से ग्राहक उनके यहाँ पहुंचकर पौधों की खरीदारी करते हैं। सीमित संसाधनों से शुरुआत करने वाले रंजीत कुमार आज अपने व्यवसाय के माध्यम से अच्छी आमदनी प्राप्त कर रहे हैं। साथ ही स्थानीय लोगों को रोजगार भी उपलब्ध करा रहे हैं। पर्यावरण संरक्षण में भी उनका योगदान सराहनीय माना जा रहा है। गुलाब हुआ, रतरानी हुआ, अड़हुल हुआ, बेला, जूही, चमेली, शो प्लांट में करोटन है, फिर फूल में रंगन है। ये सब पौधा हम लोग तैयार करते हैं सब परिवार मिल करके। लगभग इसमें हम अपना लागत लगाए हुए हैं 5-6 लाख रुपया, और साल में जो है ना सब मेहनत काट करके लगभग 1.5-2 लाख रुपया बच जाता है। अनाजों के बाद सब्जियों में आलू और प्याज प्रमुख माना गया है। तो चलिए जानते हैं पटना बाजार समिति आलू प्याज मंडी और जानते हैं आज के ताज़ा बाजार भाव। नया लाल आलू 2000 रुपये प्रति क्विंटल, नया सफ़ेद आलू 1800 रुपये प्रति क्विंटल, नासिक प्याज 2400 रुपये प्रति क्विंटल और लोकल प्याज 2000 रुपये प्रति क्विंटल। आज पटना और आसपास के क्षेत्रों में मौसम मुख्य रूप से शुष्क और गर्म रहने की संभावना है। दिन का अधिकतम तापमान लगभग 37 डिग्री सेल्सियस और रात का न्यूनतम तापमान करीब 27 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। आसमान आमतौर पर साफ रहेगा और वातावरण में नमी लगभग 50 से 60% के बीच रहने की उम्मीद है। इस दौरान हवा की गति लगभग 12 से 18 किलोमीटर प्रति घंटा रह सकती है, जबकि बारिश की संभावना फिलहाल नहीं है। तो ये थी आज की प्रमुख खेतीबाड़ी से जुड़ी खबरें, मंडियों के ताज़ा भाव और मौसम का पूर्वानुमान। साथ ही हमने जानी कुछ नई तकनीकें और मशीनें जिनसे खेती और पशुपालन को और अधिक सशक्त और लाभकारी बनाया जा सकता है। और हाँ, हमें मिली एक किसान की प्रेरणादायक सफलता की कहानी भी, जिसने साबित किया कि परंपरागत खेती भी अगर सही तरीके से की जाए तो बेहतर मुनाफा और पहचान दोनों मिल सकते हैं। अब समय है हमारे अगले सेगमेंट का, जिसमें हम जुड़ेंगे एक और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। यह विषय न सिर्फ खेती किसानी से जुड़े लोगों के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि इससे जुड़ी बातें आने वाले समय में नए अवसरों के द्वार भी खोल सकती है। तो आइए विस्तार से समझते हैं इस विषय को हमारे विशेषज्ञ के माध्यम से। नमस्कार दर्शकों, मैं डॉक्टर अर्पिता सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आर्थिक समृद्धि के उद्देश्य को समर्पित हमारे लोकप्रिय कार्यक्रम कृषि दर्शन में, और आज हम बात करेंगे बैकयार्ड मुर्गी पालन द्वारा महिला सशक्तिकरण किस प्रकार से होता है। जी हाँ, तो इसी सब से संबंधित हमारी जो विशेषज्ञ हैं डॉक्टर प्रज्ञा भदौड़िया जी हमारे साथ हैं, जो कि सीनियर साइंटिस्ट हैं ICAR
अटारी पटना से। मैडम, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। और सबसे पहले तो देखिए, हम आपसे यह जानना चाहेंगे प्रज्ञा जी कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था में महिलाओं की क्या भूमिका होती है, महिला कितनी सशक्त होती हैं, अगर हम लोग बात करें रूरल इकोनॉमी की तो। जब हम महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं तो जहाँ महिला चाहूँ और अपना परचम लहरा रही हैं, वहीं ग्रामीण अर्थव्यवस्था में भी महिलाएं बहुत आगे बढ़ रही हैं। और बैकयार्ड मुर्गी पालन जो है एक ऐसा अनुभाग है जिसमें महिलाएं बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं, और सरकार भी उनके लिए बहुत सारी योजनाएं ला रही हैं जिससे उनका रूरल एरिया में रहते हुए सशक्तिकरण हो सकता। जी, और मैडम, हम आपसे यह भी जानना चाहेंगे कि देखिए, हम लोग बात करें बैकयार्ड मुर्गी पालन पर, तो बैकयार्ड मुर्गी पालन किस तरह से होता है और इसका जो अर्थ है, इसकी क्या मीनिंग होती है? मतलब क्या, अगर हम लेमैन की भाषा में हम जानना चाहें तो बैकयार्ड मुर्गी पालन क्या है? मैं सभी किसान भाइयों को बताना चाहूंगी, बैकयार्ड का जैसे शाब्दिक अर्थ क्या होता है। शाब्दिक अर्थ है आंगन या पिछवाड़े, घर के पिछवाड़े में। तो बैकयार्ड मुर्गी पालन कुछ मुर्गियों को लेकर 10 से 50 तक के झुंड को अगर महिला अपने आंगन में या आसपास पालती है तो उसे बैकयार्ड की संज्ञा दी जाती है। और बैकयार्ड मुर्गी पालन जो वाणिज्यिक मुर्गी पालन होता है, या हम कहेंगे कमर्शियल पोल्ट्री फार्मिंग, उससे अलग होता है, क्योंकि इसमें व्यय जो होती है कम पूंजी के साथ सरल होता है, और सरल वैज्ञानिक पद्धति से महिला से लेकर घर के बुजुर्ग बच्चे भी कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि इससे किस प्रकार से महिला का सशक्तिकरण होता है। तो उसके 3 बिंदु हैं मुख्यतः। पहला तो होता है आर्थिक सशक्तिकरण। जब महिला बैकयार्ड से जुड़ती है, मुर्गी पालन के व्यवसाय से जुड़ती है, तो सबसे पहले तो उसे एक निरंतर आय का साधन प्राप्त होता है। वो आय उसको चाहे अंडे के रूप में होती है और चाहे उसको मांस के रूप में मुर्गियों को बेचने से होती है। क्योंकि बैकयार्ड में हम ज्यादातर देसी मुर्गियां या दोहरे उद्देश्य की मुर्गियां पालते हैं, तो इनके जो अंडे होते हैं वह भूरे रंग के होते हैं, जिसको देसी होने के नाते उसकी जो आय होती है वो भी ज्यादा जाती है, और उस ज्यादा उचित मात्रा में ये बेचे जाते हैं। साथ ही क्या होता है कि उनके आर्थिक सहायता के साथ साथ उनकी पोषण सुरक्षा भी होती है, क्योंकि अंडा प्रोटीन और विटामिन का सोर्स होता है। साथ ही मुर्गी का मांस भी अच्छा पोषण का स्रोत होता है। तो घर बैठे महिलाओं को और बच्चों को पोषण सुरक्षा मिलती है। इसी के साथ उनकी सामाजिक सुरक्षा भी होती है, क्योंकि सामाजिक तौर पे एक महिला की उसमें एक आमदनी प्राप्त होती है, उसे डिसीजन मेकिंग का मिलता है, और वह पुरुषों पर निर्भर ना रहकर स्वयं अपना डिसीजन लेती है और अपनी आय का स्रोत स्थापित करती है। तो हम कह सकते हैं कि बैकयार्ड मुर्गी पालन महिला का आर्थिक सशक्तिकरण करती है, पोषण का साधन बनती है और उनका सामाजिक सशक्तिकरण करती है। तो मैडम देखिए, हम आपसे अभी जानना चाहेंगे कि हमने बात की कि किस तरह से महिलाएं जो हैं वो सशक्त हो रही हैं बैकयार्ड मुर्गी पालन में। तो हम आपसे यह भी जानना चाहेंगे कि बैकयार्ड मुर्गी पालन में किस प्रकार की नस्लों को उपयोग में लाया जा रहा है, साथ ही जो प्रबंधन होती है, जो प्रबंधन टेक्निक है वो क्या है, उसके बारे में विस्तार से हमारे दर्शकों को बताएं। ऐसा है कि जैसे कि मुर्गी पालन हम वाणिज्यिक की बात करते हैं, तो लेयर और ब्रॉयलर की जो उच्चतम किस्में हम उन्हें यूज करते हैं, पर बैकयार्ड में इसके विपरीत हम देसी मुर्गी पालन को बढ़ावा देते हैं। और देसी में भी या तो वह कड़कनाथ, अशील जैसी, घाघस जैसी देसी नस्लें होती हैं, या फिर उन्नत नस्लें होती हैं जो दोहरी किस्म की होती हैं, जिसे बहुत सारे शोध संस्थानों ने या विश्वविद्यालयों ने डेवलप किया है, जैसे कि कैरी निर्भीक हो गई, कैरी श्यामा हो गई, वनराजा हो गई, गिरराजा हो गई। क्योंकि ये दोहरी नस्लें हैं तो इनसे अच्छा अंडा भी प्राप्त होता है और मांस भी प्राप्त होता है। वैसे अंडा इनके अगर हम देसी नस्लों का देखेंगे तो 50 से 100 होता है, लेकिन अगर हम उन्नत नस्लें जो दोहरी लेंगे उनका 150 से लेके 210 तक के अंडे प्राप्त एक साल में हो जाते हैं। इसी प्रकार से मांस में भी जो इनकी बढ़ोतरी होती है
वो 1.5 से 2 किलो तक का मांस भी प्राप्त हो जाता है। तो हम बैकयार्ड में उन्नत नस्लों को प्रमोट करते हैं। बिहार में हम ज्यादातर वनराजा नस्ल को हम प्रमोट करते हैं, जो कि एक साउथ में डेवलप हुई पीडीपी हैदराबाद के द्वारा डेवलप नस्ल है, उसको हम बढ़ोतरी करते हैं। अब जहां तक की बात आती है प्रबंधन की, तो वैज्ञानिक प्रबंधन को हम प्रबल जोर देते हैं और इसके विभिन्न विभिन्न पहलू होते हैं, जैसे कि आवास प्रबंधन। हालांकि मुर्गियों को बैकयार्ड में बहुत विशेष आवास की जरूरत नहीं होती, क्योंकि दिन में उन्हें पिछवाड़े में या घर के आंगन में आसपास छोड़ दिया जाता है बड़ी मुर्गियों को, और रात के समय केवल शिकारियों से, कुत्तों बिल्लियों से बचाने के लिए या चोरी के डर से उन्हें छोटा मोटा आवास दिया जाता है। ये आवास घरेलू चीजों से, लकड़ी से, मिट्टी से, टीन से या जालों से बनाया जाता है, ताकि रात में उन मुर्गियों को उसके अंदर रखा जा सके। शुरुआत में अगर बच्चों से बैकयार्ड चालू होता है, तो अगर हम 12 सप्ताह के या 1 महीने के बच्चे होते हैं, तो उन बच्चों के लिए स्थान की व्यवस्था रिस्ट्रिक्ट की जाती है। एक सीमित स्थान पे उन बच्चों को रखा जाता है, उन्हें पानी दिया जाता है, इलेक्ट्रोलाइट का घोल, और अगर गर्मी या कुछ अन्य ठंड का मौसम है तो उन्हें थोड़ा एंटीबायोटिक का घोल भी दिया जाता है। बड़े होने के बाद इन बच्चों को स्वतः छोड़ दिया जाता है खुले प्रवास में, ताकि वह कीड़े मकोड़े, फल सब्जियों से जो भी इनको मिलता है पोषण, वो ग्रहण कर सकें। इस प्रकार से आवास में बहुत ज्यादा विशेष खर्च नहीं आता। 2 से 2,500 या 5,000 तक के अच्छे आवास में 50 तक की मुर्गियां रख सकती हैं महिलाएं। उसके बाद बात आती है पोषण व्यवस्था की या पोषण प्रबंधन की। तो पोषण में भी केवल जब बच्चे चूजे होते हैं तो हम चिक स्टार्टर दिया जाता है, जो हम बाजार से खरीद कर दे सकते हैं किसानों को, और उसके बाद ये मुर्गियां स्वतः अपना भोजन ढूंढ लेती हैं, बशर्ते किचन का कुछ अपशिष्ट हो गया, कीड़े मकोड़े हो गई, हरी सब्जियां हो गई, घास, केचुए, ये भी हम मुर्गियों को देते हैं, ताकि उन्हें प्रोटीन की जो पूरकता है वो बनी रहे। साथ में उन्हें पानी की भी व्यवस्था होती है, थोड़ी जगह पर उन्हें पानी दे दिया जाए, और चूजों को 1 से 2 मीटर से ज्यादा दूरी पर उन्हें जाने की जरूरत ना पड़े, तो पानी की व्यवस्था वहीं कर दी जाती है, खासकर गर्मी के मौसम में। अब तीसरी बात आती है स्वास्थ्य प्रबंधन की। वैसे तो ये वाणिज्यिक से अलग है, बैकयार्ड में है, तो जो चूजे दिए जाएंगे वो स्वतः ही टीकाकरण युक्त होते हैं। उन्हें जो शुरुआती टीके लगते हैं वो लगाकर ही ग्रामीण महिलाओं को दिए जाते हैं। तो बाद में जो बड़ी मुर्गियों को टीके की जरूरत नहीं पड़ती, पर फिर भी ऐसे वातावरण में जहां पहले से प्रकोप हो चुका है, वहां रानीखेत या फाउल पॉक्स के टीके का सुझाव दिया जाता है, जो कि 6-6 महीने के अंतराल में दिए जाते हैं। इसके अलावा जैव सुरक्षा के भी हमें उपाय करने पड़ते हैं, क्योंकि पिछवाड़ा मुर्गी पालन या बैकयार्ड में अलग अलग आयु वर्ग की मुर्गियां रहती हैं, तो ये स्वतः संभव है कि उनमें रोग का संचरण हो सकता है। कई बार लोगों में भी, मुर्गियों से लोगों में भी रोग का संचरण हो जाता है। तो उसे रोकने के लिए हमें जैव व्यवस्था करनी पड़ती है या जैव संरक्षण करना पड़ता है। डिसइंफेक्टेंट लाइक जो आपका मेलाथियान है या डीडीटी तो अब नहीं आ रहा, लेकिन कीटाणुनाशक जो दवाइयां हैं उसको भी छिड़कने को कहा जाता है। जो उसमें छोटे छोटे कीड़े होते हैं, जो बाहरी कीट है, प्रबंधन उनका किया जाता है। और कभी कभी मुर्गियों में जो आंत जीव होते हैं या एंडोपैरासाइट होते हैं, उसके लिए भी हम दवाइयां उनको देते हैं कि वो कृमिनाशक दवाइयां दें, उनका डिवर्मिंग कराएं, ताकि उसके कारण जो ह्यूमन में भी ट्रांसमिट होने वाली जो बीमारियां हैं वो उससे बचा जा सके। तो बैकयार्ड में केवल यही बात है, क्योंकि वो आसपास इंसानों और पशुओं के आसपास रहती हैं, तो मुर्गियों में कई बार पैरासाइट का ट्रांसमिशन हो जाता है। तो जैव सुरक्षा के उपायों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है बैकयार्ड में। तो ये हो गई हमारी वैज्ञानिक विधि से प्रबंधन, और ज्यादा हमें इसमें प्रबंधन की जरूरत नहीं पड़ती। मैडम, आप हमारे कार्यक्रम में आए, अपना कीमती वक्त दिया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। विशेषज्ञ से मिली ये उपयोगी जानकारियां निश्चित रूप से आपके लिए लाभकारी सिद्ध होंगी। अब समय है एक छोटे से विराम का।
आप कहीं जाइएगा मत, क्योंकि ब्रेक के बाद हम लौटेंगे और भी रोचक और उपयोगी जानकारी के साथ। बने रहिए हमारे साथ कृषि दर्शन में। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए, कोई डर नहीं। अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए, कोई फिक्र नहीं। अब कैसी भी आपदा हमारी फसल पे आ जाए, क्षति होने पर हमारे दावों का उचित भुगतान मिलता है, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी किया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम कृषि दर्शन में। अब पेश है हमारा अगला सेगमेंट, एक संक्षिप्त लेकिन ज्ञानवर्धक फीचर फिल्म, जिसमें हम देखेंगे खेती से जुड़ी महत्वपूर्ण विषय पर एक रोचक प्रस्तुति। तो आइए देखते हैं आज की यह विशेष फिल्म। आज भारत का किसान पहले से अधिक सशक्त, समृद्ध और आत्मनिर्भर है। इसका कारण है माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार द्वारा लगभग 10 वर्षों से किसानों के लिए चलाई जा रही अनगिनत योजनाएं, जैसे सॉइल हेल्थ कार्ड, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, पीएम किसान सम्मान निधि योजना, पीएम किसान समृद्धि योजना, पीएम कृषि सिंचाई योजना इत्यादि। इस वर्ष लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री जी ने कृषि के क्षेत्र में आधुनिकीकरण की दिशा में एक संकल्प लिया कि हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर में टेक्नोलॉजी आए, एग्रीटेक को बल मिले। इसलिए विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप की बहनों को हम ट्रेनिंग देंगे और हजारों ऐसे विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप को भारत सरकार ड्रोन देगी, ट्रेनिंग देगी और हमारे एग्रीकल्चर के काम में ड्रोन की सेवाएं उपलब्ध हो। इसके लिए हम शुरुआत करेंगे। प्रारंभ हम 15,000 विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप के द्वारा ये ड्रोन की उड़ान का हम आरंभ कर रहे हैं। इसी कड़ी में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ड्रोन दीदी योजना का शुभारंभ कर रहे हैं। भारत सरकार की नई पहल के अंतर्गत ड्रोन दीदी योजना को कार्यान्वित किया गया है। ड्रोन और उसके सहायक एक्सेसरीज की खरीद के लागत का 80% या अधिकतम 8 लाख रुपए तक स्वयं सहायता समूहों को केंद्रीय वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। इस क्रांतिकारी पहल से अतिरिक्त आय अर्जित करने के लिए हमारे किसान सक्षम होंगे। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार किसानों को ड्रोन के उपयोग के लिए प्रोत्साहित कर रही है। किसान ड्रोन का उपयोग कर पारंपरिक खेती के तरीकों को बदल रहा है। आधुनिक हाई रेजोल्यूशन कैमरा और उन्नत सेंसर से लैस किसान ड्रोन भारतीय कृषि क्षेत्र को नई ऊंचाइयों पर ले जाने की क्षमता रखते हैं। कीटनाशकों और उर्वरकों का छिड़काव, हवाई निगरानी, फसल और मृदा स्वास्थ्य की निगरानी, बीजारोपण, क्षतिग्रस्त फसलों का आकलन और फसल बीमा के दावों की जानकारी दे सकता है। किसान ड्रोन की उपलब्धता के लिए केंद्रीय कृषि मंत्रालय द्वारा ड्रोन की खरीद के लिए वित्तीय सहायता दी जा रही है। ड्रोन दीदी योजना को अपनाने से स्वयं सहायता समूह की महिलाओं पर व्यापक प्रभाव पड़ेगा और इनकी आय में भी वृद्धि होगी। थैंक यू प्रधानमंत्री जी। कल तक जो हमारे किसान संसाधन के अभाव में कठिनाइयों में थे, वो अब नई तकनीक की ताकत से मजबूत हो रहे हैं और यही परिवर्तन हमारा नया भारत है, जिसकी गूंज पूरी दुनिया में सुनाई दे रही है। तो दर्शकों, यही था कृषि दर्शन का आज का अंक, जहां हमने जानी खेती से जुड़ी अहम खबरें
मिले विशेषज्ञ की सलाह, देखी आधुनिक तकनीक और उपकरणों की जानकारी और सुनी एक प्रेरणादायक सफलता की कहानी। हमें पूर्ण विश्वास है कि यह कार्यक्रम आपके लिए उपयोगी और जानकारीपूर्ण रहा होगा। हम फिर हाजिर होंगे ऐसे ही और भी रोचक और ज्ञानवर्धक विषयों के साथ। तब तक आप स्वस्थ रहें, खुशहाल रहें और खेती के क्षेत्र में लगातार आगे बढ़ते रहें। नमस्कार। हमारा पता है कृषि दर्शन, कमरा नंबर 203, द्वारा केंद्र निदेशक, दूरदर्शन केंद्र पटना, फ्रेजर रोड, पटना। आप हमसे ईमेल के माध्यम से भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा ईमेल है directorddkpatna@gmail.com या kddkpatna@gmail.com।